गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, आपके लिए लेकर आए हैं राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड के द्वारा आयोजित होने वाले सूचना सहायक इन्फॉर्मेटिक असिस्टेंट आईएएस सीधी भर्ती 2023 अत्यंत महत्वपूर्ण भर्ती है दोस्तों आपके लिए। यदि आप इसमें एलिजिबल हो तो इसमें नौकरी करने बहुत आसान है और अच्छी सैलरी के साथ आप बिना किसी परेशानी के, बिना किसी पब्लिक डीलिंग के आप इस नौकरी को कर सकते हो। तो ये मेरे हिसाब से बहुत शानदार नौकरी है। आइए इसके बारे में हम कुछ बातें बताते हैं आपको। इसकी कब लास्ट डेट है, कब फॉर्म भरना स्टार्ट होंगे, कितनी फीस है, देखिए हमारे साथ। तो ये वैकेंसी राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड के द्वारा निकाली गई है। तो हम आपको बता देते हैं, कर्मचारी चयन बोर्ड जो पेपर आयोजित करवाता है, थोड़ा इसका लेवल अच्छा होता है, टफ लेवल होता है, इतना आसान नहीं होता। तो इसको पास करने के लिए आपको अच्छी खासी मेहनत करने की ज़रूरत है। टोटल जो भर्ती निकाली गई है 2730 पदों पर भर्ती निकली। इसमें टोटल 2730 पद हैं, जिसमें से गैर अनुसूचित क्षेत्र के 2415 है, यानी नॉन टीएसपी। जो आदिवासी क्षेत्र नहीं ही है, नॉर्मल क्षेत्र है, उनके 2415 पद हैं। और जो अनुसूचित क्षेत्र टीएसपी क्षेत्र जैसे बाड़मेर वाला, डूंगरपुर वाला इलाका है, उनके हैं 315 पद। तो टोटल आपके जो इस वैकेंसी के पद हैं वो है 2730 पदों पर ये भर्ती होनी है। तो बम्पर वैकेंसी है, पदों की कोई कमी नहीं है इसमें। आपके लिए 2415 पद अच्छे खासे पद है। तो आपको यह भर्ती देखना और इसके फॉर्म भरना और तैयारी करना अत्यंत आवश्यक है। इस भर्ती की बात करते दोस्तों, फॉर्म भरने के लिए आपको राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड के द्वारा ये पेपर आयोजित किया जाएगा। तो फॉर्म भरने के लिए जो राजस्थान का जो एक स्पेशल पोर्टल बनाया हुआ है एसएसओ, आपको सीधे ही एसएसओ पे जाना है। सिंगल साइन ऑन। राजस्थान की सभी जो योजनाएं हैं, वैकेंसियाँ, अधिकांश वैकेंसियाँ एसएसओ के द्वारा भरी जाती हैं। तो यहाँ पे sso.rajasthan.gov.in पे जाना है। सब कंप्लीट डिटेल आपको यहाँ भी मिल जाएगी, पीडीएफ वगैरह सारी डिटेल मिल जाएगी। फॉर्म यहीं से भरा के आना है। राजस्थान के हो तो आप अच्छे से जानते हो एसएसओ के बारे में। अदर स्टेट के हो तो आपको एसएसओ पे अकाउंट बनाना पड़ेगा, अपनी डिटेल फिलअप करनी पड़ेगी, आधार कार्ड वगैरह कंप्लीट डिटेल के बाद ही आप इस फॉर्म को अप्लाई कर पाओगे। एसएसओ के द्वारा भरना है। एसएसओ ई मित्र सेवा है राजस्थान की, इसके द्वारा ही ये फॉर्म भरा आता है। इसके अलावा आपको दोस्तों इसमें रजिस्ट्रेशन कराना होता है। एसएसओ पे एक बार रजिस्ट्रेशन हो गया, उसके बाद आप कोई से भी राजस्थान की जो वैकेंसी आती है उनकी फॉर्म इसके द्वारा भर सकते हैं। रजिस्ट्रेशन के लिए आवश्यक कागज, आप खुद एसएसओ आईडी खोलोगे, एसएसओ खोलना आप, उसके बाद आपको सारी चीज़ें ऑटोमेटिक खुलती जाएंगी। इसलिए आपको इस पे ज़्यादा ध्यान नहीं देना है। फॉर्म भरने के लिए या तो ई मित्र की सहायता ले सकते हो आप, या आप डायरेक्ट खुद भी भर सकते हो। हम आपको इम्पोर्टेंट बात बताते हैं इसमें कि आवेदन शुल्क कितना होगा। आवेदन शुल्क देखो, आवेदन शुल्क जो जनरल कैटेगरी है, ओबीसी कैटेगरी है, उनके लिए मात्र 450 रुपये आवेदन शुल्क है जनरल कैटेगरी के लिए, और ओबीसी कैटेगरी के लिए 450 है। और जो हम बात करते हैं जो ईबीसी कैटेगरी है, ईबीसी कैटेगरी है, और इसके अलावा नॉन क्रीम लेयर है जो ओबीसी कैटेगरी है, उसके 350 रुपये है मात्र। क्रीमी लेयर श्रेणी के जनरल ओबीसी के, क्रीमी लेयर श्रेणी के जो ओबीसी है उनके 450, और नॉन क्रीमी लेयर श्रेणी के ओबीसी हैं उनके लिए 350 है। उसके बाद जो एससी और एसटी की बात करें हम, एससी एसटी के लिए आवेदन शुल्क है, आप देख रहे हो यहाँ पे 250 रुपये आवेदन शुल्क, मात्र 250 रुपये। आज कम आवेदन शुल्क, इतना ज़्यादा भी नहीं है आवेदन शुल्क। तो इसके अलावा हम बात करते हैं कितनी वैकेंसी है इस पद के अंतर्गत। तो वैकेंसी जो गैर अनुसूचित क्षेत्र है, नॉन टीएसपी क्षेत्र, दोस्तों नॉन टीएसपी क्षेत्र में यहाँ पर अप्लाई कर सकते हो। टीएसपी क्षेत्र में तो जो वहाँ के निवासी हैं वही अप्लाई कर सकते हैं, डूंगरपुर, बांसवाड़ा वगैरह के। इसलिए आपको नॉन टीएसपी क्षेत्र की वैकेंसियों पर ही ध्यान देना है। नॉन टीएसपी की कुल वैकेंसी है 2415, जिसमें 2415 में से जनरल कैटेगरी की वैकेंसी है 798 वैकेंसी है। बम्पर वैकेंसी 798 जनरल कैटेगरी के लिए ही, और जनरल कैटेगरी में भी 229 महिलाओं की वैकेंसी है। 798 के अलावा 229 महिलाओं की है। और जो वीडो केस हैं, वीडो केस विधवा हैं, उनकी 91 वैकेंसियाँ हैं। और परित्यक्ता हैं, जो डिवोर्स हैं,
उनकी 22 वैकेंसियाँ हैं। उसी प्रकार हम बात करते हैं अनुसूचित जाति की। अनुसूचित जाति की जो वैकेंसियाँ हैं, टोटल 210 वैकेंसी अनुसूचित जाति के लिए हैं। महिलाओं की 60 सीटें हैं, विधवाओं की 24 सीटें हैं और जो डिवोर्स हैं उनकी 6 सीटें हैं। अनुसूचित जनजाति की 299 सीट है, बहुत सीट है, 299 बम्पर सीटें हैं। सामान्य महिलाओं की 86 सीटें हैं, विधवाओं की 34 सीटें हैं और परित्यक्ता यानी डिवोर्स की 8 सीटें। इसी प्रकार ओबीसी की सीटें आप देख सकते हो, अन्य पिछड़ा वर्ग की आप सीटें देख सकते हो और ईबीसी की भी आप देख सकते हो। ईबीसी कैटेगरी जनरल से अलग करी हुई है, 169 सीटें हैं इसमें। उसके बाद कुछ 12 जिले की शहरी जनजाति के लिए भी इसमें सीटें बताई गई है। यदि आप टीएसपी क्षेत्रों से आते हो, टीएसपी क्षेत्रों की सीटें अलग बताई गई हैं। टीएसपी क्षेत्रों की सीटें आप यहाँ देख सकते हो आराम से, टोटल 315 सीटें हैं जो कि वर्गवार सबको बांटी हुई है। इसके अलावा हम आपको बता देते हैं जो इसमें दिव्यांगजन पीएचडी वाले हैं, जो दिव्यांगजन है, फिजिकली हैंडीकैप्ड है, उनके लिए भी अलग सीटें आवंटित की गई हैं। और उत्कृष्ट खिलाड़ी हैं, खिलाड़ियों के लिए 48 सीटें आवंटित की गई है। और एक्स सर्विसमैन है, एक्स सर्विसमैन के लिए भी जनरल कैंडिडेट है तो 143 सीटें। ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के 30 सीटें, एमबीसी कैटेगरी के 15 सीटें, ओबीसी के 21 सीटें, एससी की 37, एसटी की 55 सीटें। टोटल 301 सीटें भूतपूर्व सैनिकों के लिए, यानी भूतपूर्व सैनिकों के लिए भी और उत्कृष्ट खिलाड़ी के लिए इस वैकेंसी में बहुत अच्छी संभावनाएं हैं। इसके बाद हम बात करते हैं अत्यंत विशेष बात बताएंगे आपको। फालतू की बातें आपको हम नहीं बताएंगे और आपको और जानकारी पढ़नी तो आप इसको पूरा पढ़ भी सकते हो, ऐसी कोई दिक्कत की बात नहीं है। उत्कृष्ट खिलाड़ियों के लिए कौन कौन उत्कृष्ट खिलाड़ी शामिल हो सकते हैं उसके लिए इसमें बताई गई है कि उत्कृष्ट खिलाड़ी कौन होने चाहिए। उत्कृष्ट खिलाड़ी जो ओलंपिक समिति में खेल चुके हों, एशिया ओलंपिक समिति परिषद की बात हो जिसमें, इसके अलावा दक्षिण एशियाई ओलंपिक परिषद के जो गेम आयोजित किए जाते हैं सेफ गेम्स में खेल चुके हों, राष्ट्रमंडल खेल यानी कॉमनवेल्थ गेम्स में खेल चुके हो, अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक में कोई वर्ल्ड कप खेल चुके हो, तो उन खिलाड़ियों से संबंधित है उत्कृष्ट खिलाड़ी। इसके बाद हम बात करते हैं दिव्यांगजन के बारे में हम बात करते हैं तो दिव्यांगजन के लिए भी वैकेंसी आई हुई है। दिव्यांगजन का प्रमाण पत्र होना चाहिए आपके पास और दिव्यांगजन मेडिकल बोर्ड के अनुसार कम से कम 40% या उससे अधिक दिव्यांगजन है तो ही आपको इस श्रेणी में भर्ती होने का पूरा अधिकार प्राप्त होगा। उसके बाद हम बात करते हैं पात्रता, एलिजिबिलिटी क्या है। देखो अत्यंत महत्वपूर्ण चीज़ इसकी एलिजिबिलिटी। वैकेंसी हमने बता दी कितनी है, फॉर्म कैसे भरना है ये बता दिया। अब एलिजिबिलिटी की बात करते हैं तो एलिजिबिलिटी इसमें जो भारत सरकार द्वारा कोई भी कंप्यूटर विज्ञान से यानी किसी भी यूनिवर्सिटी से कंप्यूटर साइंस से आपने इंजीनियरिंग कर रखी है, बीएससी कर रखी है, बीए कर रखी है या इसके अलावा इलेक्ट्रॉनिक्स या संचार व सूचना प्रौद्योगिकी यानी आईटी में ग्रेजुएशन है या उससे हायर डिग्री है तो आप इस फॉर्म को भर सकते हो। यानी बीटेक वाले इसके अलावा बीसीए वाले, एमसीए वाले, पीजीडीसीए वाले इस फॉर्म को भर सकते हैं। इसके अलावा यदि आपने पॉलिटेक्निक भी कर रखी कंप्यूटर एप्लीकेशन से या आईटी से पॉलिटेक्निक कर रखी यानी 3 साल का डिप्लोमा कर रखा है तो भी आप इस फॉर्म को भर सकते हो। उसके बाद हम बात करते हैं आप राजस्थान भारत सरकार द्वारा कोई भी जो इलेक्ट्रॉनिक्स सूचना प्रौद्योगिकी के द्वारा तो कोर्स संचालित किए गए हैं उसमें भी आप ग्रेजुएशन है तो उस फॉर्म को भी आप भर सकते हो। इसके अलावा हम आपको बता देते हैं यदि आपने कोई भी भारत सरकार द्वारा किसी भी यूनिवर्सिटी का कोई भी व्यावसायिक प्रशिक्षण कार्यक्रम है जिसमें आपने पीजीडीसीए कर रखा हो, कोपा का कोर्स कर रखा हो, राजस्थान की जो आईटीआई होती है कोपा से ओ लेवल का कोर्स कर रखा हो तो भी आप इस फॉर्म को भर सकते हो। यानी आपने 3 साल का डिप्लोमा पीजीडीसीए का राजस्थान का कोपा कोर्स ओ लेवल का डिप्लोमा कर रखा हो आपने या फिर बीएससी कर रखी हो, बीसीए एमसीए कर रखा हो आपने तो आप इस फॉर्म को भर सकते हो। बीटेक वाले भी इस फॉर्म को भर सकते हैं यदि उन्होंने इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी या कंप्यूटर साइंस या इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेक्नोलॉजी में बीटेक की हुई हो तो। इसके अलावा एलिजिबिलिटी यह है कि आपको हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं में 1 मिनट में 20 शब्द लिखने का ज्ञान होना चाहिए। यानी 1 मिनट में आप 20 शब्द लिख दो, बहुत आसान चीज़ है। उसके अलावा आपको हिंदी की भाषा का ज्ञान होना चाहिए और राजस्थानी इसकी संस्कृति का ज्ञान भी होना अत्यंत आवश्यक है।
अन्य योग्यताओं में आप देख सकते हो, स्वास्थ्य आपका अच्छा होना चाहिए, सीधी सी बात है। चरित्र आपका साफ सुथरा होना चाहिए, किसी प्रकार की गंदगी नहीं लगी होनी चाहिए। मेरा मतलब है कोई एफआईआर पुलिस केस नहीं होना चाहिए आपके पास। भारत का नागरिक होना चाहिए, ये तो आप सब जानते ही हो। आयु की बात करते हैं तो 1/1/2024 जो आएगी उसमें आप 21 साल की आयु प्राप्त कर लेनी चाहिए, यानी आप 21 साल के ऊपर हो तो ही इस फॉर्म को भर सकते हैं। 21 साल से कम वाले इस फॉर्म को नहीं भर सकते हैं। 1/1/2024 के बाद की आयु वाले ही इस फॉर्म को भर सकते हैं। और अधिकतम एज है जो 40 वर्ष की आयु है, 1/1/2024 को 40 वर्ष का हो जाना चाहिए। 40 वर्ष के बाद वाले इस फॉर्म को नहीं भर सकते हैं। और जो भी छूट दी गई है SC/ST कैटेगरी के लिए, सबको जो छूट दी जाती है तो हम छूट भी बता देते हैं। जो राजस्थान के EBC कैटेगरी है, OBC कैटेगरी है, अति पिछड़ा वर्ग है, MBC कैटेगरी है, शहरी वर्ग है, ST और SC कैटेगरी को 5 साल की छूट दी गई है। यानी जनरल को छोड़ के सभी वर्गों को 5 वर्ष की छूट दी गई है, यानी 45 साल का होने तक भी इस फॉर्म को भर सकते हैं। इसके अलावा हम बात करते हैं राजस्थान के जो मूल निवासी हैं, आर्थिक रूप से कमज़ोर हैं, अन्य पिछड़ा वर्ग है, SC/ST के, शहरी वर्ग की महिला अभ्यर्थी है। यदि महिला अभ्यर्थी हैं सभी वर्गों की जनरल कैटेगरी को छोड़कर, तो उसके लिए अधिकतम एज की छूट दी गई 10 साल। उसके बाद हम बात करते हैं भूतपूर्व कैदी जो दंडित होने से पूर्व राज्य सरकार के अधीन किसी मौलिक रूप से कार्य कर चुका हो तो वह भी योग्य माना जाएगा। उसकी कोई एज सीमा उसमें लागू नहीं होती, यानी वो कितनी एज तक इस फॉर्म को भर सकता है। मान लो आप सरकारी सेवा में थे, आपको जेल हो गई, नौकरी छूट गई, तो आप नौकरी से वापस आप जेल से छूट कर आ गए तो आप इस फॉर्म को भर सकते हो। उसके बाद हम बात करते हैं कि NCC कैंडिडेट है। NCC कैंडिडेट के लिए इसमें कोई शिथिलता जो बढ़ दी गई है, राष्ट्रीय क्रेडिट में की गई सेवा के बराबर की कालावधि तक, यानी जितने दिन आपने NCC में काम किया है उतने काम की आपको छूट और मिलेगी। इसमें विधवा और तलाकशुदा महिलाओं के मामले में यदि वार्षिक आयु प्राप्ति तक कोई आयु सीमा नहीं है, यानी 50 साल तक की कोई आयु सीमा नहीं है यदि विधवा महिला और तलाकशुदा महिला। तो बहुत अच्छी वैकेंसी है दोस्तों ये। पेंशन की बात करते हैं, इसमें राज्य सरकार की जो OPS योजना लागू कर दी गई है उसी हिसाब से पेंशन मिली जाएगी इसमें, जैसे 2004 से पहले मिलती थी। विवाह पंजीयन, यदि आपका विवाह हो गया हो तो आपको इसमें भरना है, अदरवाइज विवाह से आपको कोई दिक्कत नहीं है। आवेदन एवं परीक्षा शुल्क जमा कराने एवं ऑनलाइन आवेदन भरने की अवधि, जो इसमें स्टार्टिंग डेट है ऑनलाइन आवेदन करने की 27/1/2023 से फॉर्म चालू हो जाएंगे आपके। 27/1 यानी 27 जनवरी 26 जनवरी के बाद से आप इस फॉर्म को भर सकते हो, और 25 फरवरी इसकी लास्ट डेट है। रात 12 बजे तक इस फॉर्म को भर सकते हो। 25 फरवरी के बाद आप इस फॉर्म को नहीं भर सकते हो। तो दोस्तों ये दोनों डेट अत्यंत महत्वपूर्ण है, 27/1/2023 से 25/2/2023। उसके बाद हम बात करते हैं इसमें इसका आयोजन किया जाएगा। परीक्षा का आयोजन जो कि सूचना सहायक की परीक्षा का आयोजन की संभावित तिथि है जो कि जुलाई 2023 है। जुलाई 2023 के अप्रोक्स इसका आयोजन किया जाना है, इसलिए आपको ध्यान रखना है जुलाई 2023। इसके अलावा आपको हम बता देते हैं इसकी जो जाति प्रमाण पत्र है, इसमें जो आप OBC SC/ST कैटेगरी के हो तो जो सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग के द्वारा जो जाति प्रमाण पत्र है वो प्रमाण पत्र की कॉपी लगानी है आपको। OBC के केस है, OBC केस में आप जानते हो OBC केस में क्या होता है कि यदि आप SC/ST कैटेगरी हो तो उनकी अवधि जीवन पर्यंत होती है, लेकिन OBC कैटेगरी में क्या होता है एक ही बार जारी किया जाता है, इसलिए आपको 3 वर्ष के आधार पर 3 वर्ष की अवधि के विधि सम्मत शपथ पत्र के आधार पर इसको दी जाएगी। इसके अलावा हम आपको बता देते हैं अन्य जो इम्पोर्टेंट इसके सिलेबस के बारे में। सबसे पहले ऑनलाइन आवेदन के बारे में। ऑनलाइन आवेदन आपको कैसे करना है, SSO ID पे जाना है। SSO सिंगल साइन ऑन राजस्थान की वेबसाइट है मित्र के SSO, जिसमें आप खुद का अकाउंट बनाइए, पहले रजिस्ट्रेशन कराइए, उसके बाद ही इस फॉर्म को आप भर सकते हैं।
फॉर्म भरने के लिए आवश्यक जो चीज़ें हैं, आपकी 10वीं की मार्कशीट, 10th की मार्कशीट, 12वीं की मार्कशीट, आपका आधार कार्ड, आपका जन आधार कार्ड, आपकी पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो जो नवीनतम फ़ोटो होनी चाहिए, 6 महीने से पुरानी नहीं होनी चाहिए। और इसका साइज़ आप दे सकते हो, फ़ोटो का साइज़ कैसे कैसे होना चाहिए आप इस गोले के अंदर देख सकते हो। फ़ोटो का साइज है। फ़ोटो की पृष्ठभूमि वाइट कलर की ही होनी चाहिए। फ़ोटो में आवेदक का चेहरा पूरा आना चाहिए और उसके अलावा चश्मा वगैरह नहीं होने चाहिए उसमें। यदि चश्मे पहन भी रखे हैं तो उस पर फ्लैश नहीं आना चाहिए। जैसे चश्मे वाले हैं तो उनका फ्लैश आ जाता है, तो फ्लैश नहीं आना चाहिए। अच्छे से फोटोग्राफर से आप फ़ोटो खिंचवाइए। जब आप फ़ोटो अपलोड करोगे तो उसका साइज़ 3.5 से 4.5 सेंटीमीटर होना चाहिए। ये हम बात करें पिक्सल की, तो पिक्सल मिनिमम 240 से 320 और अधिकतम 480 से 640 होना चाहिए। यानी फ़ोटो 50 KB से 100 KB के बीच होनी चाहिए। कहने की बात तो ये 50 KB से 100 KB के बीच होनी चाहिए फ़ोटो। उसी प्रकार से आप हस्ताक्षर अपलोड करोगे तो हस्ताक्षर भी आप एक सफ़ेद कागज़ पर नीले रंग के पेन से हस्ताक्षर अपलोड करने होंगे आपको। इसलिए आपको इतने परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। हस्ताक्षर का साइज होना चाहिए वो आपका 50 KB से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। यानी आपकी फ़ोटो तो 50 से 100 KB के बीच होनी चाहिए और हस्ताक्षर आपका 50 KB से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। उसके बाद हम बात करते हैं, ये तो इन चीज़ों पे आपको ध्यान नहीं देना ज़्यादा। एग्ज़ाम की बात करते हैं, सिलेबस की बात करते हैं। देखो अत्यंत महत्वपूर्ण पार्ट है ये एग्ज़ाम और सिलेबस। एग्ज़ाम और सिलेबस अत्यंत महत्वपूर्ण पार्ट है, इससे ही आपको सफलता मिलने वाली है। तो हम बात करते हैं सूचना प्रोग्राम के पदों पर सीधी भर्ती हेतु जो परीक्षा आयोजित की जाएगी वो 2 पार्टों में की जाएगी। कितने पार्टों में की जाएगी? 2 पार्टों में परीक्षा आयोजित की जाएगी। इसके लिए जो पहला पार्ट होगा वो आपका पेपर होगा 100 अंक का पेपर होगा। पहला पार्ट होगा वो कितने अंक का पेपर होगा? 100 अंक का पेपर होगा, जो कि 3 घंटे की अवधि का पेपर दिया जाएगा। जिसमें जो सिलेबस आएगा उसके बारे में हम आपको बताएंगे अगले थोड़ा से बाद में। और जो दूसरा पेपर होगा वो आर्ता टंकण गति परीक्षण यानी आपकी टाइपिंग टेस्ट होगा, जो कि मात्र 15 मिनट का टाइम दिया जाएगा और बहुत आसान टाइपिंग टेस्ट होता है इसका सूचना सहायक का। इसलिए आपके पास यदि ये योग्यता है तो आपको इस फॉर्म को भरना अत्यंत आवश्यक है। हम बात करते हैं इसके सिलेबस की। इसका सिलेबस बहुत आसान है, कोई ज़्यादा टफ नहीं है। सबसे पहले तो आपके जो मैथमेटिक्स आती है इसमें एप्टीट्यूड टेस्ट आएगा। एप्टीट्यूड टेस्ट के बारे में, मैथमेटिक्स के बारे में आएगा। उसके अलावा आपका जो मैथमेटिक्स भी कोई ज़्यादा इसमें कठिन नहीं आती है, आसान मैथमेटिक्स आती है। प्रॉब्लम सॉल्विंग, डेटा इंटरप्रेशन, इसके अलावा आपका डेटा सफिशिएंसी, रीजनिंग आएगा। मैथमेटिक्स में रीजनिंग भी आ जाएगा। इसमें मेंटल एबिलिटी आ जाएगा आपका। मैथमेटिक्स और रीजनिंग के कुछ ही क्वेश्चन पूछे जाएंगे, इसमें ज़्यादा क्वेश्चन नहीं पूछे जाएंगे। जनरल नॉलेज एंड करंट अफेयर्स ऑफ इंडिया एंड राजस्थान, देखो इंडिया और राजस्थान की करंट अफेयर्स पूछी जाएगी। ध्यान रखना इंडिया और राजस्थान दोनों ही करंट अफेयर्स आपको पढ़ने हैं। करंट अफेयर्स की बात कर रहे हैं सिर्फ, और करंट अफेयर्स। और अधिकांश जो करंट अफेयर्स से क्वेश्चन पूछे जाएंगे वो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से पूछे जाएंगे दोस्तों। इससे पूछे जाएंगे, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से पूछे जाएंगे। अधिकांश क्वेश्चन पूछे जाएंगे इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से। इसके अलावा आपका जो दूसरा जो इसी में 100 क्वेश्चन होंगे उसमें से देखो मैथमेटिक्स और रीजनिंग के कुछ क्वेश्चन पूछे जाएंगे। करंट जीके और जीके के कुछ क्वेश्चन पूछे जाएंगे आपसे, राजस्थान और भारत से संबंधित। उसके बाद आपको कंप्यूटर सिस्टम के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। जो जनरल कंप्यूटर सिस्टम होता है, जो कंप्यूटर की जो इनपुट आउटपुट डिवाइसेज होती है, इनपुट आउटपुट डिवाइसेज के बारे में पूछा जाएगा आपसे कि इनपुट डिवाइसेज कौन सी है, आउटपुट डिवाइसेज कौन सी है। इसके अलावा आपसे पूछा जाएगा इसमें ऑपरेटिंग सिस्टम होता है आपका, अलग अलग ऑपरेटिंग सिस्टम आते हैं। जो आपके विंडो एक्सपी आती है, विंडो एक्सपी डोस आता है, ये अलग अलग प्रकार के ऑपरेटिंग सिस्टम से पूछे जाएंगे। वर्ड प्रोसेसिंग यानी MS वर्ड पूरा पूछा जाएगा आपसे। MS वर्ड के अलावा आपसे पूछा जाएगा स्प्रेडशीट यानी MS एक्सेल के सवाल पूछे जाएंगे। MS पावर पॉइंट के सवाल पूछे जाएंगे और MS एक्सेस पूछा जाएगा यानी DBMS का सॉफ्टवेयर पूछा जाएगा। तो इसको आपको अच्छे से पढ़ लेना है। MS ऑफिस तो आपको पूरी तरह रट्टा मार लेना है और उसको आप करोगे, क्योंकि MS से ये नौकरी करोगे। MS ऑफिस आपका सबसे ज़्यादा काम आने वाला है, इसलिए MS ऑफिस को तो आप अच्छे से ही पढ़ना है। उसके बाद आपका डिजिटल
वर्सेस एनालॉग नंबर सिस्टम आने वाला है आपका। डिजिटल वर्सेस एनालॉग नंबर सिस्टम आएगा आपका, जो डेसिमल होते हैं डेसिमल सिस्टम। इसके अलावा इंट्रोडक्शन ऑफ डेटा प्रोसेसिंग, कॉन्सेप्ट ऑफ फाइल एंड इट्स टाइप्स, बहुत आसान आसान चीज़ें हैं। इसके बाद आपका इंटरनेट से संबंधित सवाल पूछे जाएंगे, जो लैन मैन वैन होती है। लैन मैन वैन की फुल फॉर्म पूछी जाएगी आपसे। इनकी फुल फॉर्म के अलावा आपसे क्या पूछा जाएगा, सिक्योरिटी से संबंधित सवाल पूछे जाएंगे आपके। सिक्योरिटी के संबंधित सवाल, जो प्रोटेक्टिव कंप्यूटर सिस्टम, वायरस और जो साइबर अटैक होते हैं, बैकअप कैसे किया जाएगा, ये आपसे पूछे जाएंगे। एल्गोरिथम आपका क्वेश्चन लैंग्वेज भी पूछी जाएगी इससे। देखो आपको मैं बता दूं, कुछ सवाल इसमें सी लैंग्वेज से आएंगे। सी लैंग्वेज के अलावा इसमें उप्स जो लैंग्वेज होती है, सी लैंग्वेज और उप्स दोनों लैंग्वेज के सवाल आने चाहिए। तो आपको बेसिक इसका पता होना चाहिए, ज़्यादा टफ लेवल नहीं आएगा, बेसिक आएगा। उसके बाद ये तो सामान्य पेपर 100 नंबर का, ज़्यादा कठिन नहीं है। आपको रीजनिंग पढ़नी है, मैथमेटिक्स पढ़नी है, जीके पढ़नी है, राजस्थान और इंडिया की करंट अफेयर्स पढ़नी है जो कि कंप्यूटर संबंधित हो। उसके अलावा आपको कंप्यूटर की जो इनपुट आउटपुट डिवाइस है, कंप्यूटर का आविष्कार कब हुआ था, बेसिक कंप्यूटर संबंधित जो क्वेश्चन है वो पूछे जाएंगे। उसके बाद तीसरा पार्ट जो इसका होगा वो एमएस ऑफिस से संबंधित होगा। एमएस ऑफिस, एमएस वर्ड, एमएस एक्सेल, एमएस पावर पॉइंट, एमएस एक्सेस, चारों चीज़ें आपको आनी चाहिए अच्छे से। उसके बाद डिजिटल टू एनालॉग सिस्टम, डेसिमल सिस्टम, हेक्साडेसिमल सिस्टम, ये पूछा जाएगा आपसे। उसके बाद इंटरनेट टेक्नोलॉजी, लैन मैन वैन होती है, इनकी कैसे कनेक्टिविटी की जाती है, इनका क्या उपयोग है, कैसे रिप्रेजेंट करते हैं इनको। उसके बाद साइबर प्रोटेक्शन सिस्टम, हैकर से कैसे कंप्यूटर को बचाए, बैकअप कैसे ले, वगैरह वगैरह। उसके बाद आपका जो 2 लैंग्वेज और पूछी जा रही है इसमें, सी लैंग्वेज और उप्स लैंग्वेज, ये यदि आप पास कर लेते हो तो दूसरा पेपर टंकण गति कहा जाता है। टंकण गति के पेपर में टाइपिंग है, हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं में टाइपिंग करवाई जाएगी आपसे, और दोनों भाषाओं में टाइपिंग आसान टाइपिंग करवाई जाएगी, कोई ज़्यादा कठिन टाइपिंग नहीं है। और हम आपको बता देते हैं, जो ये परीक्षा का भाग सेकंड में प्रविष्ट किए जाने वाले अभ्यर्थी की संख्या विज्ञप्ति की लगभग 3, यानी जो पहला पेपर हम पास हो जाएंगे उनका 3 गुना पास करेंगे। पहले पेपर में 3 गुना पास करेंगे, वही लोग दूसरे पेपर में आ पाएंगे। तो हम आपको बता देते जो पेपर होगा वो अच्छा खासा अच्छा होने वाला है, और पेपर में ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन आएंगे, और पेपर में एक नेगेटिव मार्किंग भी आएगी। इसमें देखो सूचना जो बढ़ती है, कुल मिलाकर न्यूनतम 40% अंक प्राप्त करना। 40% कम वाले तो एलिजिबल ही नहीं होंगे। और अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए 36% अंक अनिवार्य है, यानी जनरल और ओबीसी कैटेगरी के लिए 40% और SC/ST के लिए 36% अंक अनिवार्य है। तो ये आपको पढ़ना अत्यंत आवश्यक है दोस्तों। ये थे आपके लिए अत्यंत महत्वपूर्ण बातें, और हम इसको बेसिक समरी करके और बता देंगे इसमें, इसलिए आपको अच्छे से इस वैकेंसी को भरना है और इसके सिलेबस की तैयारी कर देनी है, ताकि आप सफल हो सको और राजस्थान में नौकरी पा सको। इसमें सैलरी के बारे में नहीं बताया गया है, लेकिन मैं आपको बता दूं इसकी सैलरी होती है वो 3600 पे ग्रेड की सैलरी आती है। यानी राजस्थान की वैकेंसी शुरू के 2 साल में तो आपको 20-21 हज़ार रुपये ही मिलेंगे। 2 साल बाद आपको 36,000 से मिलना और अन्य जो भत्ते चालू होते हैं वो मिलना चालू हो जाएंगे। इसलिए, और ये वैकेंसी है दोस्तों, प्रमोशन भी इसमें अच्छे खासे होते हैं। प्रमोशन के मामले में वैकेंसी बहुत अच्छी है। तुरंत इसमें सूचना सहायक के बाद असिस्टेंट प्रोग्रामर का प्रमोशन कर दिया जाता है 4 से 5 सालों के अंतर्गत, और आपकी बेसिक पे भी बढ़ा दी जाती है। और भी आपको कोई क्वेश्चन पूछना हो तो कमेंट में लिख दीजिएगा। थैंक यू।